everyone, how are you? I hope so all are you fine. Yes, you fine. चलिए, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। दो तरह के कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स आते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के अंदर। पहला आता है बजट रिसर्च और दूसरा आता है बजट एक्सपेंडिचर। रिसर्च वो मनी होती है जो हमारे को रिसीव होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जबकि एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है, वो खर्चा होता है जो हम गवर्नमेंट जो वो करती है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। दो तरह की रिसर्च होते हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। दो तरह के रिसर्च कौन से होते हैं? रिवेन्यू रिसर्च और कैपिटल रिसर्च। और एक्सपेंडिचर होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बजट रिसर्च क्या होती है? बजट रिसर्च वो एस्टिमेटेड मनी होती है जो सारे के सारे सोर्सेज से आती है हमें, वो हमारी क्या होगी? बजट रिसर्च होगी। अब इनको फर्दर क्लासिफाई करा इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रिवेन्यू रिसर्च एंड कैपिटल रिसर्च। रिवेन्यू रिसर्च दो तरह के होते हैं, जिसमें हम टैक्स से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और नॉन टैक्स रिवेन्यू, कि उनके ऊपर नॉन टैक्स टैक्स नहीं होता फिर भी हमें वो इनकम जनरेट करके देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल रिसर्च में आते हैं बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसर्च। बोरोइंग ली थी, उससे हमारे पास इनकम रिसीव हुई, वो रिकवरी ऑफ लोन, लोन दे रखा था उससे रिकवरी हो गया, वो अदर रिसर्च ऐसे कुछ हो सकते हैं। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू में बहुत तरह के टैक्स आती हैं, मेनली होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज। ठीक है ना। ऐसी बोरोइंग्स में कहते हैं एसचीट्स हो गए, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हो गए, फॉर फीचर्स, स्पेशल असेसमेंट्स, ये सब आते हैं। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो टेंशन लेने का नहीं जब अपन इज हियर। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है रिवेन्यू रिसर्च क्या होती है। रिवेन्यू रिसर्च की बात करें तो वो रिसर्च, बोलो मेरे साथ, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, बोलो मेरे साथ, ये वो रिसर्च होती है जो ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करती है ना ही एसेट को रिड्यूस करती है। ठीक है, लायबिलिटी को क्रिएट नहीं करती, मतलब जैसे कि टैक्सेस, ना फाइन्स को क्रिएट करती, ना ऐसे पेनल्टीज, इन सबको क्रिएट नहीं करती, ना ही एसेट को रिड्यूस करती। तो ऐसी रिसर्च जो ये दोनों सेटिस्फेक्शन दे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उनको हमने क्या कहा? रिवेन्यू रिसर्च कहा। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, तो टैक्स रिवेन्यू में क्या कहता है? टैक्स रिवेन्यू में कहता है कि ये वो होता है, क्या होता है? सम होता है, सम टोटल होता है किस चीज का? ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज जो इम्पोज करती है कौन? गवर्नमेंट। कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, भैया टैक्स होता क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कोई भी पर्सन जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कि भैया हमें पे करना है। क्या कहा मैंने टैक्स में? कि ये कंपलसरी पेमेंट होती है जो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, कांट रिफ्यूज टू पे इट। तो टैक्स रिसिट्स होती क्या है? टैक्स क्या होता है? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, ये यू कैन से यूनिलेटरल या वन साइडेड पेमेंट होती है जो लोग करते हैं, कंपनीज करती हैं गवर्नमेंट को, बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट पाए इन रिटर्न। कोई रिटर्न नहीं मिलता, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी में हेल्प करता है टैक्स, गवर्नमेंट जो है उसका यूज करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी जो टैक्स है वो हर किसी को देना ही होता है, कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो बात आती है कि जो टैक्स रिसिट्स होते हैं वो स्पेंड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द कॉमन बेनिफिट्स इन द फॉर द पीपल इन द कंट्री। ठीक है, और कोई भी टैक्स पेयर जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो टैक्स अमाउंट है वो उसके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए होगा, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो उसको देती है। अब जो टैक्स रिवेन्यू है उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। टैक्स रिवेन्यू टैक्सेस के जो टाइप हैं वो आते हैं आपके सामने। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो इनकम के साथ बढ़ता जाता है। प्रोग्रेस, यहाँ पर क्या हो रही है? प्रोग्रेस हो रही है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रोग्रेसिव टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बर्डन पड़ता है किसके ऊपर? रिच सेक्शन के ऊपर। क्या कहा? बर्डन पड़ता है रिच सेक्शन के ऊपर। जबकि रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो पुअर के ऊपर बर्डन बढ़ाता है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जो पुअर लोगों के ऊपर क्या करता है? बढ़ाता है। क्या? बर्डन और क्या? ठीक है, सो फिर आया स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स एक स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, मतलब
कोई भी प्रोडक्ट है उसकी यूनिट के ऊपर लगाया जाता है, साइज के ऊपर देख के लगाया जाता है, वेट के ऊपर देख के लगाया जाता है। साइज की अगर यूनिट वगैरह की बात करें तो लाइक अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, आप ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था आपने नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड टैक्सेस वो होते हैं, वो टैक्सेस जो एक वेरियस स्टेजेस पे लगाए जाते हैं। अब हमने वैल्यू एडेड मेथड में करा था कि वेरियस स्टेजेस पे जो हमारी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट लगती है उसको हम ऐड करते थे, राइट। कितनी इनकम जा रही है हमारी, इतने इससे इस पे आए, उतनी कितनी कॉस्ट लगी उसको ऐड करा, फिर उससे उस पर करी प्रोडक्शन पे जो कितनी कॉस्ट लगी, उन सबको ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालते थे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है कि ये इम्पोज किया जाता है उन गुड्स के ऊपर जो वेरियस स्टेजेस से पास होकर जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या टैक्सेस लग रहे हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए, तो वैल्यू एडेड टैक्स आ जाए। आगे आती है बात डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो जिस पर्सन के ऊपर लगाया गया है उसी को ही पे करना है और कोई पे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है इस चीज का तो आपको ही पे करना है, मैं पे नहीं करूंगा आपके वाला, बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एक बुकिश लैंग्वेज में बात करूं तो ये वो टैक्सेस होते हैं जो इम्पोज किए जाते हैं प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। क्या कहा मैंने, मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाहूंगा डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ये क्या आ गया भैया, चलो नीचे का, ओके। तो मैं कुछ बातें जो है आपको लिखवाना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या कहता है, डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन मतलब क्या है कि ये वो टैक्सेस होते हैं, those taxes which are imposed individuals on the property on the property, किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किए जाते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी, कंपनी के ऊपर किए जाते हैं। विच एंड देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इनका जो बर्डन होता है उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते टू अदर पर्सन और एंटिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देख के चलनी होती है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। जो लायबिलिटी टू पे है, मतलब जो टैक्स है या एक्चुअल बर्डन जो होता है, लायबिलिटी टू पे द टैक्स यानी कि इम्पैक्ट, और एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स यानी कि इंसिडेंस, वो सेम पर्सन के ऊपर लगाया जाता है, दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं लगाया जाता है। क्या कहा मैंने, इन पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो लायबिलिटी टू पे है, लायबिलिटी टू पे मतलब जो लायबल है कि वो पे करना है, उसको पे करना है, यानी कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो, एंड जो एक्चुअल बर्डन है, एक्चुअल बर्डन है यानी कि इंसिडेंस, जिसको हम इंसिडेंस कहते हैं, वो उसी को पे करना है जिसके ऊपर वो लगाया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, सिर्फ उसी को पे करना है और किसी को पे नहीं करना है, ठीक है। ये जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इनकम को, इनकम लेवल को और परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल को, और हेल्प करते हैं एडी को बढ़ाने में, एडी के लेवल को चेंज करने में। क्या कहा गया कि ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्या कहा, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, किस चीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, परचेजिंग पावर एंड इनकम लेवल, जिसकी मदद से हम एडी के लेवल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स,
वेल्थ टैक्स, डेथ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, इसमें आते हैं। अब एक बात बताऊं, वेल्थ टैक्स जो होता है ना, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वेल्थ टैक्स मैंने आपको लिखवा दिया इसके अंदर, लेकिन अगर हम नॉर्मल अगर बात करें अब करंट ईयर की 2023 की बात करें, तो वेल्थ टैक्स अब एप्लीकेबल नहीं होता है, वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज उसकी जगह एक और टैक्स आ चुका है, दैट इज योर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो ये जो वेल्थ टैक्स है बेटा, ये आपका 2015 से 16 के बीच में बंद कर दिया गया था, एप्लीकेबल से हटा दिया गया था, वहां पर नहीं लगा गया। अभी भी नहीं लगाया जाता, कहीं पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी इज देयर। ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। क्या? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो मैंने आपको प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और स्पेसिफिक टैक्स के बारे में बता दिया। ठीक है। और बात आई प्रोपोर्शनल की, प्रोपोर्शनल वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको फॉर द डिटेल स्टडी आपको मैंने वो बता दिया। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो दूसरों के ऊपर शिफ्ट किए जा सकते हैं। मॉनेटरी बर्डन जो होता है वो फाइनल यूजर जो है उस गुड्स एंड सर्विस का, वो ब्रॉन करता है उसको, वो पे करता है उसको, रेदर देन जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया। तो ये गुड्स, ये जो टैक्सेस होती है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जीएसटी के बारे में डायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बट वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया है। मेनली बात ये थी, और जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है। तो जो लायबिलिटी टू पे है, यानी इम्पैक्ट है, और जो एक्चुअल बर्डन है, वो दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज अ डायरेक्ट टैक्स। मैंने बताया ना, अभी वेल्थ टैक्स को हम हटा के जो है जीएसटी लाया गया है, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने अभी बीच में गलती से शायद बोल दिया था कि जीएसटी जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स ही होता है। ठीक है। तो अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स की, यहाँ पर जो जीएसटी था। ठीक है। अब जो लायबिलिटी टू पे है, यानी इम्पैक्ट जो है, और जो एक्चुअल बर्डन यानी इंसिडेंस है, कंज्यूमर के ऊपर ही है ना, क्योंकि सेलर तो कलेक्ट करेगा नहीं जीएसटी, वो तो गवर्नमेंट ले रही है। तो उनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, उनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो सेलर से ले रही है ना, कंज्यूमर से तो नहीं ले रही टैक्स, वो तो उनसे ले रही है ना, तो उनका बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर सकते कंज्यूमर के ऊपर। तो एग्जांपल्स क्या है? जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, वैट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो किस पे लगता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लग सकता है। एक्साइज ऑन लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज पे लग सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी और योर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, जो आप जब रोड से ट्रैवल करते हो टोल टैक्स लगता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जितने भी टैक्स के मैंने नाम बताए ना, बेसिक कंज्यूम ड्यूटी, सेंट्रल एक्सरसाइज वैट, एक्सरसाइज ऑन लिकर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, ये सभी को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू दी वन टैक्स, एंड दैट वन टैक्स is your GST, which says a caution, a quote, it quotes a line: one nation, one tax. This is a system introduced by the मोदी जी। उन्होंने क्या कहा? जीएसटी क्या कहता है? इसका कोड क्या है? वन नेशन वन टैक्स। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कोड है ये किस टैक्स को रिप्रेजेंट करता है? तो जीएसटी इज द आंसर। इनडायरेक्ट टैक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कंपलसरी पेमेंट होती हैं, but they can be avoided by not entering into those transactions.
जैसे कि कंज्यूमर ने सर्व किया, कंज्यूमर ने क्या किया, परचेज कर लिया खादी ग्राम उद्योग आइटम से, तो यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा खादी आइटम्स के ऊपर। तो खादी ग्राम उद्योग जो है एक योजना है यूकेन से, जहां से प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, खादी प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, और खादी प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट खुद कहती है कि उसका यूज करो, ठीक है ना। तो उनके ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अब भैया हम किसी टैक्स को, हमें अगर कोई टैक्स दे दे तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो उसको क्लासीफाई करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ साथ के साथ, बट आपको मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ कि एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स तब होता है जब उसका बर्डन किसी पे शिफ्ट ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो आपको ही पे करना था, वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, जो इंसिडेंस हो रहा है, वो तो सेम पर्सन के ऊपर होएगा ना, आपके के ऊपर होएगा। अगर आपका इनकम टैक्स आ रहा है तो आपकी इनकम है, किसी और की इनकम तो है नहीं, तो उसका बर्डन आप किसी और पे तो शिफ्ट कर नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस हम दूसरे पर्सन के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनली मैं बता देता हूं, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। पेपर में पूछा जाए जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि उसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर आप देखें, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे सर जी? क्योंकि उसका बर्डन तो शिफ्ट किया जा सकता है ना। कोई प्रोडक्ट है, आपने एक आईफोन ले लिया, सेलर ने ले लिया आईफोन, तो वो अपना टैक्स बचाने के चक्कर में आपके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, आप पे करो भैया, इसके ऊपर टैक्स जो है मैं क्यों पे करूं, वो तो ये कहेगा ना। दैट वाज द थिंग। क्लियर? अब एक बात और बता देता हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, these डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर के अंदर, मतलब इनकम के साथ बढ़ते रहते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं इन नेचर। कौन से? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। सर प्रोपोर्शनल टैक्सेस का मतलब क्या है, बता दीजिए ना जरा। भैया प्रोग्रेसिव टैक्स आपको बताया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में बताया तो आपको क्या होता है, तो सुनिए। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेस सॉरी प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर टैक्स रिमेन जो है वो कांस्टेंट रहता है विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इनकम। मान लो अगर एक टैक्स का रेट जो है वो 10% है, और एनुअल इनकम जो पर्सन की वो 1 लाख है, सो ही विल हैव टू पे 10,000 पर ईयर एज अ टैक्स। बट उसकी इनकम 1,25,000 हो जाए तो उसका टैक्स जो है वो 12,500 होना चाहिए पर ईयर। लेकिन इस केस में बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो मोर है पुअर सेक्शन के ऊपर एज कंपेयर टू दिस रिच सेक्शन। समझ रहे हो? अगर टैक्स रेट 10% है, एक पर्सन की एनुअल इनकम 1 लाख है, तो उसको 10,000 पे करने हैं। बट उसकी अगर इनकम बढ़ जाती है बीच में, 1,25,000 पर एनम हो जाती है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी पे करने की? 12,500 पर ईयर। तो इस केस में बर्डन जो है टैक्स का वो ज्यादा आ जाएगा पुअर के ऊपर एज कंपेयर टू द रिच सेक्शन। तो दिस वाज अ थिंग प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं कराना चाहूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, लेट मी ओपन दैट क्वेश्चंस, एंड फिर आपको जो है वो डिस्कस कराते हैं। ठीक है, ओके। तो द नंबर वन क्वेश्चन फॉर यू इज कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों?
क्योंकि जो इसकी लायबिलिटी है यानी इम्पैक्ट जो एक्चुअल बर्डन है वो किसके ऊपर है, सेम पर्सन के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी अभी बताया था इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स, इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट। बस यही था, 4 क्वेश्चन सिर्फ थे बताने थे जो आपको। आगे आता है नॉन टैक्स रिसिट्स। नॉन टैक्स रिसिट्स में क्या क्या आती है, या नॉन टैक्स रेवेन्यू कह सकते हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रिसिट सेम होता है। ठीक है, ये जो रिसिट्स होती है गवर्नमेंट की वो सारी इन सोर्सेज से आती हैं अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिट्स, जो टैक्स में इंक्लूड नहीं करती, जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एसटीट्स, ये सब किस में आता है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स और फीचर्स, ये सब किस में आता है, इसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, फीस की। फीस क्या होती है, पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज जो गवर्नमेंट से हम रेंडर करते हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट रेंडर करते हैं, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन बर्थ, लैंड रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ, सॉरी लैंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ये एक पॉइंट है, और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट अलग। ठीक है, तो फीस क्या है, वो चार्जेस जो इम्पोज करता है गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो। जनरली जो सर्विसेज होती हैं वो पब्लिक के फायदे के लिए होती है, और जो पैसा होता है फीस होती है वो पे की जाती है जो वो सर्विसेज को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। ये कंपलसरी होता है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे टैक्स होता है, जैसे टैक्स काम करता है वैसे ये होता है फीस भी। तो लाइक कोर्ट फीस इसमें आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं, इंपोर्ट फीस ले सकते हैं, सब एग्जांपल्स है फीस के। ठीक है, अगला है फाइन्स। फाइन्स और पेनल्टीज जो है वो इकट्ठे हम ले सकते हैं। ठीक है ना, फाइन्स एंड पेनल्टीज एक ही चीज में आता है। तो फाइन एंड पेनल्टीज क्या होते हैं, वो पेमेंट्स होती है जो लो ब्रेकर्स के लिए अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया या फिर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं करी तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। फाइन डिफरेंट होता है फ्रॉम द टैक्सेस, क्योंकि जो फॉर्मर जो ये लगाया जाता है वो उसलिए लगाया जाता है कि लोग जो है वो मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, अगला आ रहा है आपके सामने एस चीट्स। एस चीट्स क्या होती हैं, एस चीट्स वो क्लेम्स होते हैं गवर्नमेंट के ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन जो मर जाता है, डाई हो जाता है विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। किसी भी पर्सन की अगर मान लो डेथ हो जाती है और उसने कोई अपना ये नहीं कर रखा कि अपना कि जो मेरी मान लो किसी के मरने के बाद अगर मान लो एक पर्सन ए है, अगर उसकी डेथ हो जाती है एक पर्सन की, तो अगर उसकी हो गई, ठीक है, तो अगर उसने अपनी विल के ये नहीं बताया कि मेरी प्रॉपर्टी का वारिस ये होएगा या उसका सन होएगा या कौन होएगा, तो वो नहीं बता रखा, तो वो इस चीज जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं जो करे जाते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के लिए क्लेम किए, मतलब गवर्नमेंट को कहा जाता है कि हमें ये क्लेम दो इस प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, फिर आया आपका स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट्स क्या होती हैं, स्पेशल असेसमेंट्स वो पेमेंट्स होती है जो ओनर करता है हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अप्रिशिएटेड ड्यू टू दी गवर्नमेंट। क्या कहा, समझ में आया? मैंने कहा कि वो क्या होती हैं, ये वो पेमेंट्स होती है जो ऑनर जो है वो करता है अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर जिनकी वैल्यू अप्रिशिएटेड हो चुकी है ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन उसकी बढ़ चुकी है, मेट्रो स्टेशन उसके पास जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका एक पार्ट रिकवर किया जाता है ऑनर ऑफ सच प्रॉपर्टी से। मतलब कि अगर मान लो एक मेरी प्रॉपर्टी है और वहां पर एक मेट्रो स्टेशन बन गया और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, तो उसका एक पार्ट जो होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो भी खर्चा किया गया गवर्नमेंट का, उससे वो ओनर से लेता है, यानी मेरे से लेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो दिस वाज द स्पेशल असेसमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है,
आगे आ रहा है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। तो जो इनकम है फ्रॉम द एंटरप्राइज, ये क्या होती है? इनकम फ्रॉम द एंटरप्राइज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, जो गवर्नमेंट रन करती है एंटरप्राइजेस, उनके से जो उनको इनकम रिसीव होती है वो होती है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम्स। अब क्या हुआ, जैसे अब 6G टेक्नोलॉजी, सॉरी 6G कह रहा हूँ, 5G टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या हुआ, कुछ स्पेक्ट्रम्स जो है कुछ कंपनीज से अपने स्पेक्ट्रम्स भेज दिए, जैसे टाटा डोकोमो वगैरह था, पहले टाटा डोकोमो चलता था। ऐसे अभी यहाँ पे अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप वोडाफोन का ले सकते हैं, वोडाफोन और आइडिया का। तो अब इन दोनों ने कंबाइन करके एक नई कंपनी बना ली, VI करके, ठीक है ना। तो दिस वाज द कि वो सेल कर देते हैं और उसे इनकम रिसीव करते हैं ग्रांट्स एंड डोनेशंस के कारण। तो इन सब चीज़ों से हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइसेंस फीस और आपका फोर फीचर्स हो गया। फोर फीचर हो गया, फोर फीचर का मतलब ये होता है कि वो फॉर्म जो फोर फीचर होते हैं वो कहते हैं पेनल्टीज होती हैं जो इम्पोज की जाती है बाय द कोर्ट्स फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये इंग्लिश आपको याद है या आपने बनाई है? भैया याद है ये चीजें, तो मैंने आपको बस एग्जांपल्स और मैं दे रहा हूँ कि ये चीजें जो है इसमें आती हैं आपकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका कैपिटल रिसिट्स। आई नो ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, बट वी हैव टू कवर द टॉपिक कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स क्या होती है? वो रिसिट्स जो ना विच इधर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट। मतलब क्या है? मतलब क्या है, समझ नहीं आया? ये वो रिसिट्स होती है विच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कोज अ रिडक्शन इन दी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये नॉन रिकरिंग और नॉन रूटीन होती है इन नेचर। एग्जांपल मैं बताता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा कि बोरोइंग्स जो है वो कैपिटल रिसिट्स है, क्योंकि उनसे क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की। लेकिन जो टैक्स रिसीव्ड हो रहा है वो कैपिटल रिसिट है, तो ये क्या करती है, कोई भी क्रिएशन नहीं करती है लायबिलिटी में। आज समझ में आई? बोरोइंग एक कैपिटल रिसिट है क्योंकि उससे इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट की लायबिलिटी, लेकिन उससे टैक्स रिसीव नहीं होता, इनकम रिसीव नहीं होती, तो वो कुछ भी क्रिएशन नहीं कर रही है लायबिलिटी की। तो ये रिसिट जो है मस्ट कोज अ डिक्रीज इन दी एसेट, ये एसेट के अंदर डिक्रीज ला देती है। मतलब क्या है कि देखो लायबिलिटी तो उससे क्रिएट हो गई, बट उससे लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये जो है डिक्रीज कर देती है एसेट्स को। जैसे कि अगर हमें किसी शेयर को सेल कर दिया, उससे हमें पैसे रिसीव हुए, कैपिटल रिसिट है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि इनकम तो आ रही है, बट उससे क्या होगी, एसेट कम होगी। बात समझ में आ गई अब? तो इसमें क्या क्या आता है? रिकवरी ऑफ लॉन्स, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जैसे पब्लिक, RBI, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरिंग ले ली, फ्रॉम द पब्लिक ने बोरिंग ले ली, RBI ने बोरिंग ले ली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले ली। तो ये सब ठीक है। बोरोइंग्स इन द सेंस की जो फंड है रेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर सके, मीट कर सके। और ये कहाँ से लेती है? ओपन मार्केट यानी पब्लिक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट से लेती है, जैसे कि USA, इंग्लैंड, इन सब से ले लिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया। तो ये क्या करते हैं, लाइबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं। फिर आया रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो होती है वो ग्रांट करती है, देती है वेरियस लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। और जो रिकवरी होती है उनको हम एक कैपिटल रिसिट के में जो है देते हैं, करते हैं कैपिटल रिसिट के रूप में जो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस करती है एसेट ऑफ द गवर्नमेंट को। क्योंकि इससे क्या होती है, एसेट जो है वो गवर्नमेंट की रिड्यूस होती है। अदर रिसिट्स में हम डिसइन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है कि मतलब यूँ होता है कि जैसे हमने क्या हुआ कि एक PSU थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, जो गवर्नमेंट के थ्रू हेल्ड की जा रही थी। उसका कुछ पार्ट जो है ना वो उसके जो शेयर्स थे उसका कुछ पार्ट जो है ना वो सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसको हम कैपिटल रिसिट्स के अंदर करते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करता है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, ओनरशिप को होल्ड करती है वेरियस PSUs के अंदर इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। अब जब ये गवर्नमेंट जो होती है वो सेल कर देती है एक पार्ट या पूरा का पूरा शेयर, तो इससे होता है ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप का ऑफ द PSU टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो इससे कोई एक एसेट का रिडक्शन हो जाता है। और अदर एसेट्स में आप ले सकते हैं लाइक स्मॉल सेविंग इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग क्या होती है कि ये वो फंड्स होते हैं जो पब्लिक के थ्रू रिसीव किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, या यू कैन से कुछ एक वो थी किसान
फॉरगेट दैट, यस, किसान विकास पत्र, ठीक है, इनके थ्रू जो है वो रेज करते हैं, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो इनको हम कैपिटल रिसिप्ट के रूप में जो है ट्रीट करते हैं। वाई? क्योंकि ये जो है लायबिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो तरह की कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं। दो तरह की क्या आती है कैपिटल रिसिप्ट्स? पहली आती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरी आती है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स होती है वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है जो डेट को क्रिएट करती है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि नेट बोरोइंग्स है, फ्रॉम एनी सोर्स उसने ले लिया, कोई भी सोर्स से गवर्नमेंट ने ले लिया, नेट बोरोइंग कर ली, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। नॉन डेट क्या होती है? जो ना ही कोई डेट को क्रिएट करते हैं ना ही लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये सब उसमें आता है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसमें हम कैटेगराइज कर रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हमें डिसाइड कैसे करना है? हमें देखना है कि कौन से रिसिप्ट को, अगर कोई भी रिसिप्ट अगर लाइबिलिटी को क्रिएट कर रही है या एसेट को रिड्यूस करे तो वो क्या है? कैपिटल है। और रिवेन्यू कब है? जब वो ना ही किसी लाइबिलिटी को क्रिएट कर रही है ना ही किसी एसेट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है लोन फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। किस किसने गैस करा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है? चैट बॉक्स में लिख देना, नीचे कमेंट डाउन कर देना कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो, सॉरी, जो वर्ल्ड बैंक है, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वो क्या कैपिटल रिसिप्ट है? क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी क्रिएट कर रही है फॉर द गवर्नमेंट। एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये कौन से पेपर में कहाँ पे पूछा गया था, बिकॉज आई हैव रिटन हियर कि ये क्वेश्चन जो है इस पेपर में आया हुआ है। बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ हमेशा, अगर आप देखें तो वो किसी ना किसी सीबीएसई के पेपर में आया होता है, या तो दिल्ली वाले में आया होता है या नॉर्मली जो होता है उसमें आया होता है, ठीक है। सैम्पल पेपर्स या फिर सीबीएसई के पेपर के अंदर जो बोर्ड के होते हैं उसमें आया होता है, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है लोन फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, ये सीबीएसई के दिल्ली के पेपर में आया था 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ये क्या है? ये आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या? क्योंकि ये ना ही कोई लाइबिलिटी को क्रिएट कर रही है ना ही किसी एसेट को रिड्यूस कर रही है, क्योंकि इनकम रिसीव हो रही है। ये आपका सीबीएसई के अंदर आया था, सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2012 के अंदर जो है ये आया था, ठीक है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये बात समझ आ गई। फिर आया ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, ग्रांट जो है वो रिसीव की गई फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, तो वो क्या है? वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। देखिए, जो रीजंस है वो सारे सेम है, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो जो है वो लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे सीबीएसई के अंदर पूछे गए हैं, या तो सैम्पल पेपर के अंदर आए हुए हैं या फिर दिल्ली के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अगला है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि है रिवेन्यू रिसिप्ट अगेन, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट। और अगला क्वेश्चन जो आपके आ रहा है वो है सेल ऑफ अ पीएसयू। देखो, पहले है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट रिवेन्यू है, लेकिन सेल करके रिवेन्यू जनरेट करना वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो एसेट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट है ये, या यू कैन से रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयू और डिसइन्वेस्टमेंट, ये तीनों क्या है? रिवेन्यू, और सॉरी कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। फिर आया फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स, क्या है ये? रिवेन्यू रिसिप्ट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, कैपिटल रिसिप्ट। फीस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, रिवेन्यू रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, रिवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अब जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उनके सारे एग्जाम जो रीजंस है वो सेम है, क्या कि ये ना ही कोई क्रिएट करते हैं लायबिलिटी को, ना ही रिड्यूस करते हैं। और जबकि आपका जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ, किसी में है आपका रीजन कि लायबिलिटी की वजह से हो रहा है, किसी में हो रहा है एसेट कम हो रही है उसकी वजह से। तो मेनली जो आपका कैपिटल रिसिप्ट वाला क्वेश्चन अब तक आया है वो आपका आया है 10th क्वेश्चन, जिसमें आपका है रिकवरी ऑफ लोन। जो कैपिटल रिसिप्ट इसलिए है क्योंकि ये एसेट को कम कर रहा है। फिर आप 8th क्वेश्चन देखिए, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक जो है कैपिटल रिसिप्ट इसलिए है क्योंकि वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है फॉर द गवर्नमेंट।
ठीक है। फिर अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट वाले देखिए तो वो रिड्यूस करता है इन्वेस्ट एसेट को ऑफ द गवर्नमेंट को, और ऊपर वाले के में तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया था। बस और तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, फर्स्ट वाले का मैंने आपको रीजन बता दिया है। क्या बताया फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन, कि वो क्या है, लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है जो लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।